बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नवीद साबरी हियर। आज हम 9 मई 2024 थर्सडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इस हवाले से पहला एडिटोरियल है 9 मई फॉल आउट 2023 लास्ट ईयर। इसी डेट को मई 9 को पीटीआई के लीडर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया और बड़े बुरे तरीके से अरेस्ट किया गया, जिसकी जिसके जवाब में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए और स्पेशली लाहौर जो कोर कमांडर हाउस है, जिसका के नाम जिन्ना हाउस रखा गया था, उसके ऊपर लोगों ने अटैक किया और उसको जला दिया। ये एक वाकया हुआ जिसके बाद फिर पीटीआई और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में एक दुश्मनी पैदा हो गई एक तरह से। अच्छा, अब ये वाकया हुआ और जिसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ। अब इस वाकये की आड़ में क्या हुआ और ये वाकया क्या है, इस हवाले से हम एक डिटेल्ड वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे आने वाले दिनों में, ताकि मैं आपको इसका पूरा वो बता सकूं कि असल में सिचुएशन क्या है। लेकिन फिलहाल चूंकि हम बात कर रहे हैं एडिटोरियल की बेस पे, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के आगे चलूंगा। तो इसमें स्टूडेंट्स इस तरह से है कि ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया अप्रैल 2022 में, तो उन्होंने डायरेक्टली इसका इल्ज़ाम लगाया उस वक्त के सिटिंग जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पाकिस्तान की जो अपोजिशन की पार्टीज थी उनको साथ मिलाया और उसके बेस पे उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई और नो कॉन्फिडेंस की मोशन लेके आए और वो साइफर केस भी उसमें आता है। अच्छा, अब अ, उसके बाद से जाहिर है अप्रैल 2022 के बाद से एक पीटीआई अपनी गवर्नमेंट को गिराने का जो इल्ज़ाम है वो लगाती रही सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और उसके बाद ज़ाहिर है लोगों में एक ऐसी सोच पैदा हुई कि जिस सोच के बायस लोगों की मतलब जो पीटीआई के स्पेशली लोग हैं या उनके नैरेटिव को ठीक समझने वाले लोग, वो फौज से दूर होना शुरू हो गए। उनकी दिल से नफरत जो है ना वो निकलना शुरू हो गई, उनका गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर 9 मई के वाकयात इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज समझे जा रहे हैं। और फौज कहती है कि ये जो पीटीआई एक साल से बिल्ड करती रही नैरेटिव कि ये फौज ने सब कुछ किया, फौज ने सब कुछ किया, तो अब ये सब कुछ जो है वो उसका नतीजा निकला था। तो इसलिए पीटीआई लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है। और दूसरी तरफ से पीटीआई ये कहती है कि हम इस सारी उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि जो जो भी लोगों ने ये तोड़फोड़ की, आग लगाई किसी भी जगहों जगहों पे, लाहौर में ज्यादा बड़ा वाकया हुआ, बाकी जगहों पे भी छोटे छोटे वाकयात हुए, तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। उसका उसका पीटीआई लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बारे में वो अपनी पीटीआई वाले लोग अपनी राय रखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये फौज ने खुद करवाया या फौज के जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन्होंने खुद करवाया, ताकि पीटीआई के ऊपर सारा वो मलबा गिराया जा सके। और उसकी वाज़ेह मिसाल वो ये देते हैं कि इस सारे मामले का फायदा किसको हुआ। तो वो कहते हैं कि फायदा तो उसको हुआ जो अब हुकूमत में बैठा है, हालांकि उसके पास मेजोरिटी वोट नहीं भी थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को राम कर लिया और अपने नैरेटिव पे ले आए, अपनी सोच के मुताबिक ले आए, तो वो अब हुकूमत में बैठे हैं। तो फायदा तो जिनको हुआ वही इसकी रीजन हो सकते हैं ना। तो इसलिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि झूठ मूठ का
जो है वो खुद से बनाया गया एक मनगढ़ंत जो ऑपरेशन है वो है। तो अब हमारा जो न्यूज़पेपर एडिटर है वो ये कहता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं पीटीआई और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वो दोनों ही अपने बयानिए से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है? और अभी 2 दिन पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये बात वाज़ेह हो गई कि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इंतशारी गिरोह से बात नहीं होगी। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि बाकी सबसे बात हो सकती है, इनसे बात नहीं होगी, पीटीआई वालों से बात नहीं होगी। जब तक ये अपना मुआफ़ी नहीं माँगते, जब तक ये अपना सिद्क़ दिल से मुआफ़ी नहीं माँगते, इनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है? इस तरह की बातें और जवाब में पीटीआई ने इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहा कि ये झूठ का पलंदा है, पैक ऑफ लाइज़। ये एक झूठ का पलंदा है और फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक तरफ कहते हैं कि सबसे बात होगी, एक तरफ कहते हैं कि पीटीआई से बात नहीं होगी। तो दूसरी तरफ उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है, उनका ज़ाहिर है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कहते हैं कि इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया था 1 साल में, वो 9 मई को जाके कंसोलिडेट हुआ और वो मटीरियलाइज़ हुआ। और पीटीआई वाले कहते हैं कि ये सारा एक बनाया गया हमारे खिलाफ जिस तरह से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, वो अगवा करने की वीडियो किधर है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है? और किसने किया, किसके हुक्म पे किया गया, रेंजर्स ने इमरान खान को वहाँ से अरेस्ट किया और वो अरेस्ट विदाउट एनी वारंट था, ठीक है? और ये सब कुछ जो है वो लोगों को प्रोवोक करने के लिए किया गया और फिर उसके बाद जब लोग एहतजाज के लिए सड़कों पे निकले तो उधर से कुछ और लोगों ने ये सारे आग लगाने वाले काम किए, हमने नहीं किए। इस पे प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी इदारा जुडिशल कमीशन की तरफ वो अपनी सोच को लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से अ, ये ये जब वाक़या हो गया, तो अब हमारा एडिटर कहता है कि इस वाक़ये के होने के बाद फिर जो स्टेट ऑपरेटस था, जो स्टेट मशीनरी थी, बेशक वो आर्मी है या रेंजर्स है या एफसी है या वो पुलिस है, उन सब ने भी इतना घिनौना खेल खेला और उन्होंने आम लोगों के घरों में रेड किए और सिर्फ रेड नहीं किए, उन्होंने आम लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया, कई औरतों को गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो गिरफ्तार हैं, उनकी ज़मानत ही नहीं होने दी जा रही। उनको हर दफ़ा किसी न किसी नए केस में उलझा दिया जाता है और अगर कोई ज़मानत किसी की होती है, तो उसको रिलीज़ नहीं किया जाता, या तो उससे पहले ही ने एक नया केस तैयार होता है या फिर बाद में बना दिया जाता है। तो ये भी एक स्टेट की तरफ से रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करने की बजाय स्टेट की तरफ से भी जो स्टेट फोर्सेज़ हैं, स्पेशली आप एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, उनकी तरफ से भी उतना ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया गया। एक सियासी जमात जो कि एक अपना सोच रखती है, वो पूरा मुल्क नहीं हो सकती, ठीक है? तो उस सियासी जमात की इस सोच को बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया जाना चाहिए था। तो स्टेट के जो इदारे हैं, वो इदारे जो लोगों के टैक्सेस पे पलते हैं, उन इदारों को तो रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करना चाहिए ना, कि वो सिर्फ़ किसी एक साइड के नहीं हैं, वो सब के हैं। वो इदारे सब के हैं, ठीक है? उन इदारों को जो सैलरीज़ मिलती हैं, जो उनका इदारों का सिस्टम चलता है, वो सिर्फ़ पीटीआई के मुखालिफ लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि पीटीआई के लोगों के टैक्सेस भी उसमें शामिल होते हैं। पीटीआई के मुखालिफ लोगों के टैक्सेस भी उसमें शामिल होते हैं, तो इसलिए स्टेट को स्टेट की तरह से एक्ट करना चाहिए था।
लेकिन अफ़सोस ये है कि स्टेट ने भी स्टेट की तरह से एक्ट नहीं किया और टारगेट किया और लोगों के घरों में घुसकर उनको टेरराइज़ किया और ऐसी-ऐसी दास्तानें हैं कि जो अभी तक जो सामने आई हैं, वो बहुत ही भयानक हैं। इसलिए वो कहता है कि अब एंड पे न्यूज़पेपर का एडिटर कहता है कि अब सबसे अहम बात ये है कि अब 1 साल हो गया है और पूरा मुल्क वहीं पे अटका हुआ है जहाँ पे था। और वो जो स्टैंड ऑफ की कैफ़ियत है, वो जो स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन है, वो जो एक एक दूसरे के सामने खड़े होने वाली और किसी हल की तरफ ना ले जाने वाली सिचुएशन है, अब उसको एंड होना चाहिए और पीसफुली इस मामले को एंड करके नेशन को, कौम को आगे ले जाना चाहिए। तो इस सारे मामले के लिए ये सारा एडिटोरियल लिखा, मैंने भी कुछ इसका बैकग्राउंड आपको बताया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जो ज़रूर आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करने चाहिए, उसमें फॉल आउट है, फिर उसके बाद उसमें बैड ब्लड है, दुश्मनी, स्पेशली बुग्स जो छुपी हुई दुश्मनी होती है, फिर उसके बाद एनार्की शायद आपको पहले से पता होगा, इंतशार या बदनज़मी, डिनाउंस का मतलब होता है तनकीद करना, बुरा-भला कहना, पैक ऑफ लाइज़ भी एक इडियम है, ऊपर बैड ब्लड भी इडियम है, पैक ऑफ लाइज़ का मतलब होता है झूठ का पलंदा, मतलब ऐसी कहानी जो बिल्कुल झूठ हो, जिसकी कोई भी जस्टिफिकेशन ना बनती हो। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब आगे चलते हैं तो अनप्रेसिडेंटेड एक ऐसा वर्ड है जो कि आप ज़रूर अपनी राइटिंग में यूज़ करें। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती मतलब दूसरे लफ्ज़ों में जो जैसा कभी पहले हुआ ही नहीं, वो हो गया, वो अनप्रेसिडेंटेड है। फिर प्लेबुक एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ये भी इडियम के तौर पर आता है। प्लेबुक का मतलब होता है कि जो कोई काम करने हैं, जो हरबे लगाने हैं, जो काम करने हैं, उनकी एक लिस्ट। अच्छा, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना और पिचुएट का मतलब होता है बरकरार रखना, किसी चीज़ को आगे लेके चलना। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड वाला जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ फ्रेश अप्रोच। अच्छा, अ फ्रेश अप्रोच के बारे में क्वेश्चन मार्क जो लगाया गया है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये किस चीज़ के बारे में है? ये बलूचिस्तान के हवाले से है कि बलूचिस्तान के जो लोग डिप्राइव्ड फ़ील करते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें जो एक नेशनल नेशनल जो हमारा एक कौमी धारा है, उससे अलग रखने की कोशिश की जा रही है और अलग हमेशा से रखा गया है। उस हवाले से असल में अभी ट्यूसडे को प्रेज़िडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी वहाँ पे क्वेटा में गए हैं और उन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की है, उन्होंने वहाँ लोगों से डायलॉग किया है। डायलॉग करने के बाद फिर उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि बलूचिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायलॉग में हिस्सा लेना चाहिए, अपना उन्हें कौमी सियासत में आना चाहिए और जो सोशो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उनको भी मसाइल को हल किया जाना चाहिए और उन्होंने वादा किया कि वो ये करेंगे। और 2009 में जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे इससे पहले, तो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का एक पैकेज दिया गया था बलूचिस्तान के लोगों को और एक तरह से कह लें कि उनसे डील की गई थी। अच्छा, बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरबों रुपए इस हवाले से दिए गए, ये आज से 15 साल पहले की बात है। तो अब न्यूज़पेपर का एडिटर कहता है कि अगर वो 2009 वाली कार्रवाई दोहराने की कोशिश अब की जाएगी और दोबारा से फिर अपने लाइक माइंडेड पॉलिटिशियंस को पैसे दे दिए जाएंगे जो जिसका कि अवाम के नीचे तक कोई असर नहीं पहुंचेगा और अवाम अपने आप को वो जो है ना वो डिप्राइव्ड ही फील करते रहेंगे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि 2009 में जितनी महरूमी पाई जाती थी बलूचिस्तान के लोगों में, उससे ज़्यादा अब है। जितने उस वक़्त वो अ फ्रस्ट्रेटेड थे, उससे ज़्यादा वो अब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 साल पहले के उस पैकेज का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। और हुआ भी यही कि
15 साल पहले वो जो पैकेज दिया गया, वो ज़रदारी साहब ने उन पॉलिटिशियंस को दिया जो कि स्टेट के बयानिए के साथ चलते हैं, जो स्टेट के लॉयल हैं। लॉयल कह लें या समझ लें कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या जो ओवरऑल स्टेट स्ट्रक्चर है, उसके उसके साथ चलते हैं। और बहुत सारे वो लोग जो बड़े लीडर्स हैं, जो जिनकी अवाम में रूट्स हैं, जो कि अपनी एक अलग से राय रखते हैं, उनको सेपरेटिस्ट कह दिया जाता है, उनको अलग रखा जाता है। तो जब तक उनके साथ बात नहीं होगी, उनको एक अपना ओपन वॉइस रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, जब तक उनको उनकी एक्टिविटीज़ ओपनली करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तब तक ये हो ही नहीं सकता कि बलूचिस्तान के हवाले से आप कोई भी काम करें और वो कामयाब हो जाए। तो इसलिए ये अब सोचना कि जी एक दफ़ा फिर उसी तरह का पैकेज दे के कोई फ़ायदा हासिल कर लिया जाएगा, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। सिर्फ़ उस वक़्त बलूचिस्तान वाला जो मामला है, उसको सेटल किया जा सकता है कि जब जब ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की जाएँ, ऐसी रिफ़ॉर्म्स लाई जाएँ, जो कि एक आम पब्लिक तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे, ना कि सिर्फ़ वो जो पावरफुल क्वार्टर्स विद इन द स्टेट ऑपरेटर्स को सूट करता है, ठीक है? मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर पैसे दिए जाएँ तो वो इस तरह से दिए जाएँ कि आम लोगों तक, नीचे तक उनका वो पहुँचे, असर पहुँचे। और फिर दूसरी साइड पे कि बलूचिस्तान का सही हल उस वक़्त तक नहीं निकल सकता कि जब तक जो हमारे स्टेट ऑपरेटर्स के अंदर जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, मतलब क्या है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये जो पावरफुल लोग हैं, जब तक के ये अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तौर पर नहीं समझते और जब तक इनको एतमाद में नहीं लिया जाता और जब तक इनकी इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में कम करके एक ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस को अपनाया नहीं जाता, तब तक ये वाला सारा मामला हैंडल नहीं हो सकता। तो इसलिए एक तो ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर ही जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, यही परमानेंटली हल होगा। क्योंकि एक मामला जो है ना ये मिसिंग पर्सन्स वाला, जब तक ये हल नहीं होगा बलूचिस्तान का के मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है? और फिर दूसरी बात ये, एक तो ये कि इन्फोर्स्ड अपीयरेंसेस खत्म होनी चाहिए कि जब चाहा जिसको उठा लिया, कोई प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कोई उसको कोर्ट्स में नहीं पेश किया जाता, पता नहीं किधर अगवा कर लिए जाते हैं। अब ये चीज़ें महरूमियत पैदा करती हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स ही उनको नहीं दिए जाते। और फिर दूसरी बात ये है कि पैसे देने का तरीका ये है कि उनको राइट्स दें। प्रोविंस के रिसोर्सेज के ऊपर बेशक वो सुई गैस है या दूसरी मादनियात हैं, उनके ऊपर पहला हक जो है ना, वो किसका है? वो उस बलूचिस्तान के लोगों का है। तो इसलिए उनको वो सहूलतें मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ और एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है? वो जो एक हम कई दिहाइयों से बलूचिस्तान के सूबे को एक कॉलोनियल तरीके से रूल करते चले आ रहे हैं, कि वो शायद हमारे गुलाम हैं और हम उनके आका हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। ये कॉलोनियल तरीके बलूचिस्तान को टेम करने का मतलब उनको सुधारने के, ये कभी भी मुनासिब नहीं रहे और ना ये अपना फ्रूट बल्कि मतलब मुनासिब क्या है, बल्कि अब ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो कॉलोनियल मेथड्स थे, इनमें कैरेट्स भी थीं, इनमें स्टिक्स भी थीं। असल में एक इडियम होता है कैरेट एंड स्टिक्स। कैरेट का मतलब कोई इनाम देना, कोई आसानी देना और स्टिक का मतलब है सज़ा देना, ठीक है? तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है। इसका मतलब है कि जहाँ सज़ा बनती हो सज़ा दे दें, जहाँ पे किसी को रिलैक्स करना हो रिलैक्स कर दें, किसी को कोई मराहत देनी हो, सहूलियात देनी हो, वो दे दें। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि कैरेट्स यानी कि मराहत भी दी गई और दूसरी तरफ अ, बहुत ज़्यादा जो है ना वो पनिशमेंट्स भी दी गई। तो अब इसलिए पॉइंट ये है
कि इस मसले को परमानेंटली हल करने के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए और इस मसले को डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ हल होना चाहिए। इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो सक्सेसिव का वर्ड एक अच्छा वर्ड है। सक्सेसिव, यके बाद दीगरे, मुसलसल आने वाले, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे। इसको आप ऐड करें, प्रिकेरियस को ऐड करें, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, इसको ऐड करें। कोई बात दोबारा करना, ताकीद के सेंस में। फिर उसके बाद क्वैगमायर है, दलदल, कोई चीज जिसमें बंदा धंसता ही चला जाए। ठीक है। पैट्रोनाइज का करना होता है, किसी की सरपरस्ती करना, और ये नेगेटिव सेंस में ज्यादातर यूज होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद टेम करना, सिधाना है, ये मैंने पहले भी बताया। इंसर्जेंसी बगावत है। आगे चलते हैं तो थर्ड वाला जो एडिटोरियल है वो वीजा फ्रॉड के हवाले से है। असल में एफआईए ने एक कोई गैंग पकड़ा है जो पाकिस्तान से रोमानिया तक लोगों को लेके जाता था, और रोमानिया में फिर उसको यूरोपियन अदर कंट्रीज में वो आगे कहीं ना कहीं वो मूव करवाता था। तो इस तरह से अब ये उसके बारे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क रोमानिया में जो पकड़ा गया है, उस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। और ये कहा गया है कि एफआईए ने अपना जो फोकस है उसको बड़ा ब्रॉड कर दिया। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं कि ये क्या नेटवर्क है जो रोमानिया तक लोगों को लेके जाता है। उन्होंने बताया गया है कि उन्होंने 509 वर्क परमिट्स जो है ना, वो उन्होंने अप्लाई किए थे, जिसमें 102 तो उनको मिल भी गए। ठीक है। ये असल में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि वहाँ यूरोप में जाके उनके साथ जैसे मामला हुआ लोगों के साथ। अच्छा, अब वो जो लोग पकड़े हैं एफआईए ने, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो कि खुद इसका शिकार हुए हैं, यानी कि वो लोग कि जिनको पहुंचाया गया। नेटवर्क के लोग कम पकड़े गए हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं कि एफआईए ने अपना दायराकार बढ़ा दिया है अपनी तहकीकात का, और उन्होंने वो जो ट्रेडिशनल है ना कि सी रूट्स या शिप के जरिए लोगों को एक से दूसरे कंट्री में पहुंचाया जाता था, वो तरीक़ाकार के साथ साथ अब उन्होंने लैंड रूट्स को भी अपनाया है। और लैंड रूट के साथ साथ उन्होंने एयर वाले जो तरीक़ाकार है जो कि जहाज़ों के थ्रू जाना है, उसको भी उन्होंने साथ इंक्लूड किया कि इसके थ्रू भी स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग होती है। तो इस हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट काफ़ी कमिटेड नज़र आती है, क्योंकि इससे पहले ये गवर्नमेंट कभी इतनी कमिटेड नहीं रही। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि कमिटमेंट अपनी जगह पे है, और ये अगर इस हवाले से इस तरह के नेटवर्क्स को पकड़ा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग खुद विक्टिम होते हैं उनको मुजरिम ना समझा जाए। हमारा एडिटोरियल कहता है कि जो लोग खुद बेचारे विक्टिम हैं, जो इसका शिकार होते हैं, उनको मुजरिम ना समझा जाए। और एक और चीज जो जहन में रखनी चाहिए हमें इस हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान में सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल ऐसी है कि जिससे लोगों को मूव करना पड़ता है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, ये सब वो चीजें हैं जो कि लोगों को कंपेल करती हैं कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर भी पाकिस्तान से निकलें और किसी अच्छे ऐसे मुल्क में जाएं जहां पे वो अपने सिक्योर फ्यूचर को जो है ना वो देख सकते हैं। तो फिर उसके लिए वो अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर लाने के लिए वो ये सारे काम करते हैं। तो हमें इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी माइंड में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अपने कंट्री की ऐसी सिचुएशन वगैरह बेहतर हो जाए ताकि लोगों को जाना ना पड़े। और फिर भी अगर कुछ लोग इस तरह से ह्यूमन स्मगलिंग में पाए जाते हैं, तो उनके उनको लीगल फ्रेमवर्क के अंडर रह के उनको पूरा जो भी पनिश करना है, जो भी उनको करना है, वो अ, उनके साथ सलूक किया जाए। और असल चीज़ ये है कि इसमें जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ मिल के गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नेटवर्क्स हैं
इस तरह लोगों को गैर कानूनी तौर पर दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाने उन नेटवर्क्स को तोड़ा जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रॉम्प्ट एक अच्छा वर्ड है। प्रॉम्प्ट वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है यहाँ पे उकसाना, लेकिन प्रॉम्प्ट जल्दी के सेंस में भी आता है, प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होता है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है खुफिया, छुपा हुआ। अफ्लुएंट का मतलब अमीर, जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा होता है। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, हद से बढ़ जाना। एग्ज़ॉर्बिटेंट भी बहुत ज़्यादा, बहुत हद से बढ़ा हुआ। ठीक है, फिर फ़ैमिलियल, फ़ैमिली से वर्ड निकला है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है ख़ानदानी, रिलेटेड टू फ़ैमिली। प्यूनिटिव का मतलब होता है इंज़बाती, ये पनिश से ही निकला है ना प्यूनिटिव, तो इंज़बाती यानी कि पनिशमेंट से रिलेटेड, कायदे कानून पे लाने के लिए। इंटेग्रिटी का मतलब वक़ार, इख़लास। डिसमेंटल का मतलब है ख़त्म करना, ये भी ज़रूर आप अपने उसमें यूज़ करें। चलें स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।